हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन पार्ट टू, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है और साथ में इससे संबंधित जितने भी आंदोलन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इसका पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पार्ट टू, जिसमें हम कवर करेंगे रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, पारसी सुधार आंदोलन और सत्यशोधक समाज। तो हम शुरू करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट टू। इस क्रम में जो अगला आंदोलन है महत्वपूर्ण, वो है रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका कार्यकाल है 1862 से 1902। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हुआ था 1862 को, तो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है तो इनका दिन याद रखें। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1862 को। कहाँ पर? तो कोलकाता में। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1862 से लेके 1902 तक का है। चलिए अब हम इससे संबंधित सारे सवालों को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका अन्य नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अब ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे, जो मूर्ति पूजा में बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे और स्वामी विवेकानंद इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद नाम इन्हें किसने दिया? तो खेतरी एक स्थान है जहाँ के राजा अजीत सिंह के द्वारा नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद दिया गया और वो विवेकानंद के ही नाम से आज वर्तमान में प्रसिद्ध है। चौथा सवाल है कि नवीन हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद को ही नवीन हिंदू धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो स्वामी विवेकानंद को नवीन हिंदू धर्म का संस्थापक क्यों कहते हैं? तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का व्याख्या किया है बहुत ही साधारण भाषा में। और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभर कर आए। 1893 में वो शिकागो गए थे, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। नव हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका भी आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। छठा सवाल है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट, यहाँ पर कुछ आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यहाँ पर होगा वर्ल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ ऑफ रिलीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व धर्म संसद। इसमें इन्होंने किस वर्ष भाग लिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और वहां पर बहुत ही सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसके वजह से इन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और ये कहाँ पर हुआ था? तो शिकागो में। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो कहाँ पर इन्होंने भाग लिया था और किस वर्ष में भाग लिया था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ विवेकानंद ने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था और पहली बार भारत की संस्कृति के महत्व को प्रस्तुत किया था। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था जिसमें उन्होंने भाग लिया था, और वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पेरिस में वर्ष 1900 में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी थी, जो कि है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग।
तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। अब ये तो हमने जान लिया स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब हम समझते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो हमारा 8वां सवाल है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी वर्ष 1897 में। ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये था कलकत्ता के वेलूर में। अब सवाल है कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे? इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट्स इनसे संबंधित है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो वो कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। उनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी थी। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्या कथन है? कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी और हीन है। ये कथन किसने कहा था? तो इस कथन को कहा था सिस्टर निवेदिता ने। अब ये सिस्टर निवेदिता कौन है? तो सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अगला सवाल देखते हैं, रामकृष्ण मिशन को किस वर्ष औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था? तो इसे वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाया गया था। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्रम में अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन था पारसी सुधार आंदोलन। तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी तरह एक धर्म होता है जो कि होता है पारसी। प्रारंभ हुआ 1851 में। 21वां सवाल है हमारा, पारसी समुदाय द्वारा एक सभा का गठन हुआ, उसका नाम बताइए। तो उस सभा का नाम है रहनुमाई ममादया स्नान सभा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 22वां सवाल है, रहनुमाई सभा का उद्देश्य क्या था? तो ये दोनों सवाल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो रहनुमाई सभा का उद्देश्य क्या था? तो पारसी धर्म और सभ्यता की स्थापना करना। और जो सभा का गठन हुआ उसका नाम क्या था? तो रहनुमाई ममादिया स्नान सभा। अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पारसी समुदाय ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रास्त गुफ्तार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि पारसी सुधार आंदोलन के क्रम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो कि है बहरामजी एम मालाबारी का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के महानतम, यहाँ पर पारसी होगा, पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे बहरामजी एम मालाबारी। इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हम थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए, वर्ष 1872 में एक कानून आया था जिसका नाम था नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष होती थी और लड़कों का उम्र 18 वर्ष। इसे वर्जित कर दिया गया था तथा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। परंतु लेकिन ये जो नियम था ये हिंदू, मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त जितने भी धर्म थे उन पर लागू नहीं होता था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि भारतीय समाज पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसके बाद एक पारसी समाज सुधारक आए जो कि थे बीएम मालाबारी। इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1891 में एक सम्मति आयु अधिनियम आया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सम्मति आयु अधिनियम आया
कब आया? 1891 में। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत था कि कन्याओं की उम्र, लड़कियों की उम्र 12 से कम होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो समय में 8-9 साल में ही बाल विवाह हो जाता था। तो 12 वर्ष से कम की आयु में की लड़कियों का विवाह होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम का एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। कौन थे वो? वो थे बाल गंगाधर तिलक। कब विरोध किया था? तो 1891 में ये एक्ट आया था और 1892 में इन्होंने इसका विरोध किया था। तो इसीलिए बहरामजी एम मालाबारी नाम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पारसी समुदाय से संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम अगला आंदोलन देखते हैं जो कि है सत्य शोधक समाज। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन है। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसे मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया है, चाहें तो आप इससे क्विज भी लगा सकते हैं। 27वां सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। ये क्या था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने क्यों किया था? तो सत्यशोधक समाज के द्वारा ब्राह्मणों एवं उनके अनेक धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा करने के लिए, यानी कि निम्न जातियों के पक्ष में ये आंदोलन किया जा रहा था, ब्राह्मणों के विरुद्ध। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किस किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है, वर्ष 1873 में। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं कि ज्योतिबा फूले जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना से संबंधित है, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था वर्ष 1827 में। अगला सवाल है, शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्वेश्चन वही है, सत्यशोधक समाज। लेकिन सत्यशोधक समाज के बारे में जिन्हें पता नहीं रहेगा कि वो किस चीज से संबंधित था, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए किसी भी टॉपिक को थोड़ा डीप में जाके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम में सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी का या किसी अन्य एग्जाम का, क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो सवाल भी टफ पूछा जा रहा है। तो यहाँ है, शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑब्वियसली है कि इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट सवाल है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? अब फिर सेम बात यहाँ भी है कि अगर आप सत्यशोधक समाज के बारे में नहीं जानेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान से संबंधित था कौन सा कार्यक्रम? तो सत्यशोधक समाज। इसका आंसर होगा सत्यशोधक समाज। मुख्य उद्देश्य क्या था सत्यशोधक समाज का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था निम्न जातियों और दलितों के लोगों के कल्याण के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो का। सवाल है, निम्नलिखित में से ज्योतिबा फुले की रचना कौन सी है? इसमें विकल्प है, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, उपयुक्त दोनों या फिर केवल एक। तो आपको मैक्सिमम एग्जाम में ये गुलामगिरी बुक मिलेगा, बट सार्वजनिक सत्य धर्म ये आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों जो रचना है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी, जबकि सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी अन्य रचना है। अच्छा, ये रचना किस तरह की रचना है? तो ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। हो सकता है फ्यूचर में इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाए कि यह किस तरह का ग्रंथ है। तो ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मणों और स्वर्ण जातियों के बारे में लिखा गया था। दूसरा है कि ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए।
अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस स्थान पर किया था? तो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे कुल 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित। तो पार्ट 2 में मैंने इतना टॉपिक कवर करवा दिया। इसका थर्ड पार्ट आते आते आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। और इसका पार्ट 3 देखने के लिए और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।